नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी लखनऊ की है। इस कहानी में एक ससुर और एक बहू के प्रेम प्रसंग की कहानी है और इस कहानी का अंत जब होता है तो सभी लोग वाकई हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं कि दुनिया में इस प्रकार के लोग हैं और जो इतना घिनौना काम करते हुए उनके पैर नहीं कांपते। लेकिन उससे भी बड़ा जब कांड उसके साथ जब होता है तो वाकई रूह कपाने वाला मामला सामने आता है, जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो उस केस की जांच जिसको मिली थी वो भी परेशान हो जाते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करा है, मैं उनके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, इसलिए मैं आज फ़ोन लेके ही बैठा हूँ। जो उन लोगों ने कमेंट जो करा है मैं उसके रिप्लाई आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूँगा। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह विनती है, गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना नहीं दिखाते तो फिर शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही आपका सपोर्ट आगे भी जारी रहेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जगह लगती है लखनऊ। लखनऊ को कौन नहीं जानता। और इसी लखनऊ में एक जगह लगती है, ये कामलाबाद भदौली। इसी भदौली गांव का रहने वाला ये जिला लगता है जो इलाहाबाद के अंदर ही आता है। इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश होता है। बात कर रहा हूं मैं 24 जुलाई 2023 की। ये कहानी है जो कहानी का अंत होता है। इससे पहले की कहानी शुरू होती है जब मैं वहां से आप लोगों को कहानी सुनाता हूं, और जब अंत होता है वो 23 जुलाई 2023 को इसका होता है। सुरेश है, उसकी पत्नी सविता है, दो लोग हैं। इनके दो बेटे भी हैं। बेटे में एक का नाम राकेश है और दूसरे का नाम विनोद है। दोनों बेटे हैं, जो बेटे हैं वो बड़े हैं, अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं। जो सुरेश है पिता, वो भी पहले मजदूरी का काम करता था, लेकिन जब बेटे बड़े हो गए तो फिर उसने काम करना छोड़ दिया, अब घर पर रहने लगा। जब वो देखता है कि उसके बेटे बड़े हो जाते हैं तो पहले बेटे की शादी कर दिया रहता है, राकेश की शादी करता है। और जो राकेश की शादी करता है वो एक विनीता नाम की लड़की होती है, बगल के ही गांव की होती है। उसी विनीता से इसकी शादी कर देता है। शादी करने के बाद घर में एक बहू आती है और परिवार में खुशियां छा जाती है। वक्त गुजरता रहता है, कुछ समय जब बीतता है, 2 साल का जब यानी समय जब गुजर जाता है तो सोचता है कि अब छोटे बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए। फिर इधर वो छोटा बेटा यानी जिसका नाम विनोद है, विनोद की शादी विशाखा नाम की एक लड़की से की जाती है। विशाखा जिसकी उम्र महज अभी 23 साल थी और वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। ऐसी खूबसूरती जिसका हर कोई दीवाना हो जाए, इतनी खूबसूरत थी वो। एक गरीब के घर में पली बड़ी वो लड़की जब आती है विनोद के जिंदगी में, विनोद की लाइफ पार्टनर बनती है, तो वाकई उसके लाइफ में खुशियां छा जाती हैं। दो भाई हैं, दोनों की पत्नियां आ गई और सास ससुर है घर में। परिवार में हंसी खुशी का माहौल हो जाता है, एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वक्त गुजरता रहता है, गुजरता रहता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ जो ससुर है, जब उसकी एक बार तबीयत खराब होती है तो जो उसकी छोटी बहू है जिसका नाम विशाखा है, विशाखा जाती है अपने ससुर के पास और उनके सिर में तेल रखती है। जब तेल रखती है तो फिर जो उसका ससुर है उसको बहुत सारे आशीर्वाद देता है। उसके बाद जो विशाखा है धीरे धीरे उसके हाथ और पैर को भी दबाती है। हाथ पैर को जब दबाने लगती है तो कहीं ना कहीं ये जो पहले दिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जब सिलसिला शुरू होता है तो फिर जारी ही रहता है। वक्त गुजरता रहता है, विशाखा प्रतिदिन जाती
अपने सास का भी पैर दबाते, अपने ससुर का भी पैर दबाते। ससुर अंदर कमरे में सोता था तो सास दूसरे कमरे में बगल के यानी जो बरामदा होता है वहां पर सोती थी। अब वहीं पर अब कुछ लोग कहेंगे कि एक बाहर सो रहा है, पति बाहर सो अंदर सो रहा है, पत्नी बाहर सो रही है, सबका अपना अपना जगह होता है। तो जब पत्नी का जब यानी कि जो सविता यानी अपनी सास का वो पैर दबा लेती तो फिर वो पहुंचती अपने ससुर के पास और फिर उनके पैर दबाती। और पैर दबाने के साथ साथ जब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो उसका ससुर है उसकी निगाहें उसके शरीर पर हो जाती है। अब कहीं ना कहीं ये उसकी खूबसूरती का दीवाना होता जा रहा था, उसकी तरफ वो प्रेरित होता जा रहा था, आकर्षित होता जा रहा था, जिसको उसकी जो बहू है विशाखा वो भी नोटिस कर रही थी कि उसका ससुर है जो उसको देख रहा है, उसके स्तन को देख रहा है, ये वो देखती है। लेकिन फिर भी वो इग्नोर करती है। जो विनोद है, विनोद बाहर चला गया रहता है और जो राकेश है वो भी बाहर चला गया रहता है। दोनों भाई बाहर चले गए रहते हैं कमाने के लिए और इधर दोनों बहुएं और सास ससुर घर में थे। बड़ी बहू तो नहीं सब किसी का पैर दबाती, जो भी अपने काम से फुर्सत मिलती तो अपने कमरे में जाती और आराम करती। लेकिन जो छोटी बहू है वो सेवा पानी में लगी रहती। अब इधर जो ससुर है एक दिन मौके का फायदा उठाता है, जो उसकी पत्नी थी वो मायके चली गई रहती है और जो बड़ी बहू है वो भी मायके गई रहती है। दोनों सास और बहू यानी बड़ी बहू और सास दोनों मायके गई रहती है। उसकी जो पत्नी है यानी कि जो सुचिता है, माफी चाहते हैं, जो सविता है सुरेश की पत्नी, वो जब मायके चली गई रहती क्योंकि उसके मायके में कोई एक्सपायर किया रहता है वहीं पर जाती है। और जाने के बाद जब उस दिन वो नहीं आती है और बहू जो विशाखा है वो प्रतिदिन की तरह अपने ससुर के पास पहुंचती है और पैर दबाने लगती है। पैर दबाते दबाते जो उसका ससुर है वो कहता है कि थोड़ा और ऊपर दबाओ, थोड़ा और ऊपर दबाओ। ऐसा करते करते वो अपने जांघ के पास तक उसे दबाने लगा और जब उसको देख रहा था तो उससे कहता है कि बहू तुम बेहद खूबसूरत हो। बहू मुस्कुराती है। जब बहू के अंदर भी तो अब कहीं ना कहीं आग जगी हुई थी। पैर तक तो ठीक था लेकिन जब पैर से जब ऊपर पहुंचते यानी जब घुटने से जब ऊपर उसके हाथ पहुंचते हैं तो उसके बहू के मन में भी उत्तेजना धीरे धीरे जागृत होने लगती है। जब वो देखती है कि उसका ससुर उसको देख रहा है, उसको नोटिस कर रहा है, तो फिर वो भी अपने बदन से पल्लू को गिरा देती है। जब ये चीज उसका ससुर देखता है तो अपने बहू के गालों को छूता है और कहता है कि तुम्हारे गाल तो बहुत नरम है। जब ये चीज वो सुनती है और देखती है, जब उसके हाथों को महसूस करती है तो वो भूल जाती है कि वो उसका ससुर है और ससुर भी भूल जाता है कि वो उसकी बहू है। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं। लिपटने के बाद इन दोनों के बीच जो संबंध बनाने का सिलसिला है वो शुरू होता है। और जब एक बार जब संबंध बनाने का जो सिलसिला है जब वो शुरू होता है तो फिर वो थमने का नाम ही नहीं लेता है। वक्त गुजरता रहता है, जैसे इनको मौका मिलता है ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। रात को जब बहू आती कमरे में तो कमरे का दरवाजा बंद हो जाता कुछ देर के लिए और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। अब ये बात उसकी पत्नी जो थी सविता वो नोटिस नहीं करती थी कि दरवाजा अंदर से बंद हो रहा है कि खुला है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता था कि दरवाजा खुला ही रहता था। लेकिन एक दिन सविता को कुछ काम आता है और वो सविता सोचती है कि चाय वो कमरे में से लेते आया। जब वो कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजा बंद है। दरवाजा को खोलने की कोशिश करती है लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता है तो दरवाजा पे वो खटखटाती है। जब दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा फिर कुछ देर बाद खुलता है। और खुलता भी कैसे, क्योंकि अंदर तो जो दोनों पति ससुर है और उसकी बहू है ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब जल्दी जल्दी ये दोनों एक दूसरे अपने आप को संभालते हैं, कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद बहू जाके दरवाजा खोलती है। पूछती है सास उसकी कि दरवाजा तुमने क्यों बंद किया था। वो कहती है माँ जी दरवाजा बंद नहीं था, बस भिड़काया गया था और हो सकता है कि कहीं से फंस गया हो, दरवाजा बंद नहीं था, नीचे ईंट लग गई थी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। वो उस दिन ध्यान नहीं देती है, लेकिन पत्नी थी उसको मन में भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो जाता है। जो उसके रूप को देख करके एक औरत को देख करके भाप लेती है कि उसके उसके साथ क्या हुआ है।
अब उसका पति सोने का नाटक करता है, तो फिर वो जाती है और सामान लेती है, वो कहती है कि ठीक है बहू तुम जाओ। और वो जब चली जाती है तो फिर वो अपने पति के पास भी जाती है, उससे भी पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, वो नींद में होने का नाटक करता है। फिर अगले दिन भी यही सिलसिला जारी रहता है और फिर वक्त गुजरता रहता है। अब जब एक दिन फिर से दरवाजा बंद रहता है, तो जो सास है वो दरवाजा न खुलवाने की बजाय खिड़की से झांकने की कोशिश करती है, और जब देखती है तो उसकी बहू नग्न अवस्था में है और उसका पति भी नग्न अवस्था में है। ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। बहू नीचे है और ससुर ऊपर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब इस चीज को देखने के बाद उसका खून खौल उठता है। उसके बाद वो अपनी बड़ी बहू को भी बुलाती है और बुलाने के बाद उसको एक दूसरे को के साथ मिल करके दरवाजा खुलवाती है। जब दरवाजा खुलता है तो फिर वो अपने बहू को फटकार लगाती है और अपने पति को भी फटकार लगाती है, और उसी रात गुस्से में आकर के फिर अपने बहू को दूसरे दिन सुबह में उसको अपने मायके भेज देती है, यानी कि उसके खुद के मायके, यानी विशाखा अपने मायके चली जाती है। अब मायके चली गई, इधर ये दोनों से इसका जो पति है यानी जो सुरेश है वो झगड़ा करने लगता है कि क्यों उसको मायके भेजी वो लोग। जब इस कदर झगड़ा करता है, मारपीट करने पे उतारू हो जाता है, तो जो बहू है और जो बड़ी जो सास है, ये दोनों बगल के घर में जाकर के रहने लगती है। जब बगल के घर में जाकर रहने लगी है तो फिर जो ससुर है वो अकेला होता है। वो फिर जाता है उसी दिन अपने बहू के घर पे और जा करके वहां से अपनी बहू को लाता है। बहू को लाने के बाद फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। ये बात फिर से उसको पता चलती है, यानी कि जो सविता है उसको पता चलती है कि उसकी बहू फिर से आ गई है। वो फिर जाती है वहां पर और झगड़ा होने लगता है। अब ये बात वो सोचती है कि अगर अपने बेटों को बताएगी तो घर में क्लेश पैदा हो जाएगा, अशांति आ जाएगी, इसीलिए वो उसको बताना उचित नहीं समझती है। जब ये बातें पता चलती है कि उसकी बहू फिर से आ गई है तो फिर उन दोनों का एकदम पारा आपे से बाहर होता है और वो जाती हैं, और सुरेश को ये नहीं पता होता है कि अब उसके साथ होने वाला क्या है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सविता उसको इतना जोर से धक्का देती है कि वो जमीन पर गिर जाता है और कहती है कि तुम उसको नहीं छोड़ोगे, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। जो सुरेश है वो भी तैस में आकर कहता है नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी रखैल है। जब इस वर्ड का यूज सुनती है, वो इस शब्द को जब वो सुनती है तो उसका पारा मानो सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो बगल में ही रखे चाकू से उसके सीने पर बैठ करके उसकी गर्दन को काट कर देती है। जब गर्दन को काट देती है तो उसके शरीर से खून बहने लगता है और वो तड़प रहा होता है। आपको सबको पता है कि इंसान गुस्से में कुछ भी कर देता है, बाद में भले वो पछताता है, लेकिन उस समय पे तो वो उसके दिमाग में जो भी चल रहा होता है वो उसको कर ही देता है। अब ये बात जब वो मर जाता है तब तक उसकी जो छोटी बहू है वहां से भागती हुई बाहर निकलती है और उस गांव में शोर मचाने लगती है, और शोर मचाते मचाते वो वहीं के पास के थाने में पहुंचती है। जब थाने में पहुंचती है तो वहाँ सारी बातें बताती है कि उसके ससुर के साथ उसकी बड़ी जेठानी ने और उसकी सास ने मिल करके उसके ससुर की हत्या कर दी है। जब इस बात को पुलिस सुनते हैं तो तुरंत वो सदमे में आते हैं और अपने दलबल के साथ उसके घर पे पहुंचते हैं उसके साथ, और फिर वहां पर जो मंजर होता है उसको देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब फिर इधर उनके बेटों को फोन किया जाता है और फिर बेटे आते हैं, और आने के साथ साथ फिर इन दोनों के बीच में बहस होती है कि क्या हुआ क्यों हुआ। जब सारी बातें क्लियर होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा जो गलती निकल के आ रही थी ये बहू की और ससुर की ही निकल करके आ रही थी, लेकिन गलती तो उन्होंने भी किया था। अगर इस बात की जानकारी उन लोगों को लग गई थी तो वो बेटों से कहते या तो फिर शिकायत करते थाने में, तब भी इसका निवारण हो सकता था, लेकिन उन्होंने गलत कदम उठाया, गुस्से में फैसला लिया। अब इस वजह से जो सास है वो जेल की सलाखों के पीछे है और जो बहू है उसका साथ देने के लिए वो भी जेल की सलाखों के पीछे है। इधर जो छोटी बहू है इसका भी अवैध संबंध के केस में ये भी अभी भी जेल में है। देखिए कब तक ये छूट जाती है, ये तो छूट ही जाएगी क्योंकि इसकी कोई गलती वहां पर होती नहीं है, क्योंकि जो भी संबंध बने थे वो अपनी मर्जी से बने थे, और ये बात वो लड़की कह चुकी है अपने बयान में। तो ये थी आज की पूरी कहानी। यहाँ पर एक छोटी सी गलती यानी कि तैस में आकर लिए गए फैसले से सब कुछ सत्यानाश हो जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसको 10 बार सोचें। जल्दीबाजी क्या होती है फैसले में, आप आराम से सोचिए, फिर उस पर निर्णय लीजिए, उसके बाद कुछ भी बोलिए, कुछ भी एक्शन लीजिए। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास अपने परिवार का सबका ध्यान रखें। जैसा कि मैं प्रतिदिन कमेंट पढ़ता हूं, तो आज भी वो कमेंट का सिलसिला है वो शुरू रखेंगे। पहले नंबर पे जो कमेंट किए हैं वो है अंश सिंगल, फिर है क्रिकेटर स्वामी जी, मनीष यादव हैं ग्रेटर नोएडा से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कमेंट किया है। सुबोध कुमार जी हैं। अगले नंबर पे जावेद, फिर है चंद्रसिम्मान अली, जावेद, फिर है आलम, आदिल अहमद तमिलनाडु से। ये हमारे प्रतिदिन के व्यूअर हैं, ये हमेशा हमें कमेंट करते हैं और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं, और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग कमेंट करते हैं। मैं सभी लोगों का, जितने जो भी लोग वीडियो भी देखते हैं उनका भी मैं तहे दिल से। एक की आईडी है AS617, इनका नाम नहीं पता है, तो प्लीज आप अपना नाम मेंशन किया करिए, अपनी जगह मेंशन किया करिए। अब्दुल जमद, संजय मंसूरी, नासिर पठान, हरिंद्र रावत, सुखराम, ये है सुखराम पंजाब से। कुछ लोगों के कमेंट ही मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ कमेंट, क्योंकि कमेंट बहुत सारे हैं, तो मैं कल की वीडियो में सभी लोगों के कमेंट पहले बोलूँगा, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर देंगे, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।